नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। इसमें मैं पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इस पर मैं कुछ बात कहूंगा। आप लोग भी अपना अपना मत ये मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोग बता सकते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग अभी अपना संभाषण शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद में आप लोग बोलेंगे। मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना दे रहा हूँ ताकि ये सेशन चलते रहे बिना बाधा के। पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल स्त्रियों में आरोग्य के लिए बहुत सारे मतलब स्वास्थ्य रक्षण के मतलब उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मेंसेस जो रहता है वह अनियमित होना, मतलब इरेगुलर मेंसेस होना, अर्ली मिनार्की होना। अभी बहुत पेपर वगैरह में आ रहा है कि 6 साल 8 साल में ही मिनार्के हो जा रहे हैं, मेंसेस शुरू हो जा रहे हैं। तो ये जो आजकल एक्सपोजर है ना सब चीज टीवी और पूरा अपना मीडिया का, उसकी वजह से जल्दी उत्तेजना आती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और 6 साल 8 साल 10 साल इसमें ही मेंसेस शुरू हो जा रहे हैं। या फिर अर्ली मेनोपॉज, ऐसे बहुत सारी समस्याएं स्त्रियों को आ रहे हैं। तो हम लोग जब देखते हैं ना तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये। तो हम लोग और शुरुआत में हम लोग देखें तो 12 से 16 एज का जो रहता है वहां पे मिनार्के का टाइम रहता है मेंसेस शुरू होने का, 12 से 16 एज। तो कभी कभी क्या होता है कि 2-2 महीने तक मेंसेस नहीं आ रही है, 6-6 महीने तक मेंसेस नहीं आ रहे, या फिर मेडिसिन लेना पड़ता है तब मेंसेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपना बीज कोश है, ओवरीज है, वहां पे ग्रंथि टाइप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ऐसा तैयार हो जाता है। तो ये ना हमारे जो आयुर्वेद में बताया है, कुमारिका स्त्री जो अलग अलग अवस्थाएं बताई, तो ये कुमारिका को भी होता है और स्त्रियों को भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या रहते हैं कि पहले तो मेंसेस जो रहता है वो लेट आने लगता है कभी कभी, और फिर मेंसेस का जो स्त्राव होता है वो ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कभी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, कभी कभी चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा आ जाता है। और प्राकृत जो मेंसेस है, नॉर्मल मेंसेस है, वह बिना पेन का आना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है कि कभी कभी इस्ट्रोजन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी जो स्त्री बीज रहते हैं वो फुटता नहीं है, रप्चर नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता है, तो एस्ट्रोजन की लेवल बहुत ज्यादा रहती है। और उसके बाद में चेहरे पे या आंखों के ऊपर तेल का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, तो बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फिर हेयर फॉल बढ़ जाता है, ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। फिर सीरम इंसुलिन को रेजिस्टेंस तैयार होता है।
फिर खाया हुआ जो चीनी है, ग्लूकोज है, वो पचता नहीं है और उसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। फीमेल एंड्रोजन कम होने के बाद मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पुरुषी भाव, पुरुष का सारे भाव जैसे कि हिर्सुटिज्म ऐसे आने लगता है, दाढ़ी मूछें आने लगती है, और चेहरे पे और पूरे अपने मैंडिबल के चेहरे पे कुछ ना कुछ ऐसे लोम आने लगते हैं, बहुत ज्यादा हिर्सुटिज्म जैसे होने लगता है। उसका कुछ ना कुछ मन पे भी प्रभाव पड़ता है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा आता है। और फिर मेंसेस नहीं आ रहे, रेगुलर नहीं आ रहे, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, तो पता चलता है कि ओवरीज का ग्रोथ ही नहीं हुआ है या पीसीओडी है। कभी कभी मेंसेस नहीं आ रहे तो सोनोग्राफी नॉर्मल होती है, लेकिन ये पीसीओडी और पीसीओएस मतलब सिंड्रोम, इन सब का समुच्चय हो सकता है। इसका कारण क्या है? तो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो रजस वाला परिचर्या का पालन ना करना। जब मेंसेस आता है तो रजस वाला परिचर्या में क्या बोला है कि 4 दिन तक पूरी तरह से रेस्ट करना चाहिए, विश्रांति लेना चाहिए, सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए। बाकी जो अंधविश्वास है कि अंधेरे रूम में रखो, ये सब अलग बात है, वो हम नहीं करते। हम आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे साइंटिफिक बातें ही करेंगे। तो इसमें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से सुपाच्य आहार का सेवन करना जरूरी है। अगर उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत का काम किया, जंपिंग किया, जैसे टीवी में आता है कि स्टे फ्री लेके और फिर वो टेनिस खेलने जा रही है, तो अगर जितना जंपिंग किया तो गर्भाशय पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्रैम्प्स आते हैं। तो इसीलिए रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्राकृतिक क्रिया है और इसमें रेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। दूसरा है कि अग्नि पे ध्यान देना है। अग्नि जो है वह खाया हुआ आहार जो है वो अच्छे से पच जाए, ऐसा अग्नि होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि खाए हुए आहार का रूपांतर क्या होता है? तो सप्त धातु में रूपांतर होता है। जो भी हम आहार का सेवन करते हैं, रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र, तो उसी से रस धातु का उपधातु जो स्तन्य और रज है वह तैयार होते हैं। तो रज का मतलब आर्तव होता है। अगर आहार अच्छा रहेगा तो अच्छा रस धातु बनेगा और उसका उपधातु रज भी अच्छा बनेगा। तो हम लोग अगर जंक फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा अति प्रमाण में जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, मसालेदार पदार्थ खा रहे हैं, तो ये क्या करता है? ये पचन क्रिया को खराब कर देता है। फिर उसके साथ में अध्यशन करना, जब खाने का टाइम नहीं है तब भी खा रहे हैं, या फिर अनशन करना, खाना ही नहीं खाना, वेट लॉस करना है, फिगर मेंटेन रखना है तो खाना ही नहीं खाना, या विरुद्ध भोजन। ये सबसे क्या होता है कि आम तैयार होता है, ग्रहणी की दृष्टि होती है और आहार रस अच्छे से नहीं बनते, तो रस की विकृति होके फिर रज की दृष्टि होती है। तो हमें अपने चिकित्सक सभी लोगों को ऐसा बोलना चाहिए कि सबसे पहले अग्नि को अच्छा करें और रजस वाला परिचर्या का पालन करने को बोलना चाहिए। तीसरा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि रात्रि में बहुत लेट तक जागना, लेट उठना, और पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ा हुआ है, अन्न पचन ठीक से नहीं होता है। उसका परिणाम ये होता है कि मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं और अच्छा रस धातु नहीं बनता, रक्त धातु नहीं बनता। तो कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ज्यादा होता है, फिर लैक्सेटिव वगैरह दवाइयां लिया जाता है। और फिर पांडु रोग, रक्तक्षय, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, फिर हाइपरथायराइडिज्म, ऐसे बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसी तरह से बचपन में अगर किसी को मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या फिर ग्वाइटर हो गया, उसके वजह से भी मेंसेस रेगुलर नहीं आते और पीसीओडी में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बहुत मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है तो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो लोग बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंकुलाइजर्स और एंटी एंग्जाइटी के ड्रग्स बहुत सारे देते हैं, या बीपी, थायराइड और शुगर की दवाइयां देते हैं। तो उसका साइड इफेक्ट की वजह से, एडवर्स इफेक्ट की वजह से पीसीओडी वगैरह तैयार हो जाता है। क्योंकि अच्छा रस धातु, आयुर्वेद ऐसे नहीं बोलता है कि उससे डायरेक्ट पीसीओडी होगा। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अच्छा रस धातु नहीं बनेगा, रक्त धातु नहीं बनेगा, अग्नि विकृत होगा, उसके वजह से पीसीओडी होता है। उसी तरह से अगर मेंसेस को ढकेलने का काम कर रहे हैं आर्टिफिशियली मेडिसिन खा के, तो उसके वजह से भी पीसीओडी हो जाता है। क्योंकि आर्तव जो है वह महीने के महीने साफ होना चाहिए, वो एक तरह से वेस्ट है, वो निकलना चाहिए। अगर उसको रोक के रखेंगे, वेगान न धारित न उदीरित, अगर वो रक्त को मतलब आर्तव को रोक के रखा, उसको निकलने ही नहीं दिया, तो वह कहीं ना कहीं जाके विकृति करता है। इसी तरह से मानसिक भावों का परिणाम, आजकल बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, ईर्ष्या बढ़ गया है, द्वेष बढ़ गया है, एक दूसरे की बुराई करना बहुत अच्छा लगता है, क्रोध करना अच्छा लगता है, और लोग ना दूसरे की उन्नति देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है
या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये जो मानसिक भाव है ना, उसका परिणाम बॉडी पे पड़ता है और वो पीसीओडी को बढ़ा रहा है। इसी तरह से एक्सरसाइज ना करना, ये भी पीसीओडी को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो दिनचर्या का पालन करना चाहिए, चेंज इन लाइफस्टाइल, और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, भले आधा घंटा करे, अर्धशक्ति व्यायाम करे, लेकिन करना बहुत जरूरी होता है। व्यायाम करने से पसीना आता है और सारा बॉडी जो रहता है वो सिस्टम अच्छा हो जाता है। कोष्ठ और शाखा गति बराबर हो जाती है व्यायाम करने से, तो अग्नि अच्छा रहता है। उसी तरह से नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, तो उसका शरीर का ये परिणाम होता है कि मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन्स के कार्य अच्छे हो जाते हैं, और पीसीओडी और अन्य आरोग्य संबंधी समस्याएं जो रहती हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो कम से कम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। संतुलित आहार के लिए ऐसा आहार का सेवन करें जो संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, और घर में सात्विक और ताजा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, ताजा खाना। ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दिया है वही गर्म करके खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, फ्रेश खाना खाना है। और आहार में फ्रेश वेजिटेबल होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, और प्रिजर्वेटिव वाले जो चीजें हैं वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, जैम हो गया, ये सब हमें दूर करना है। प्रिजर्वेटिव वाली चीजें नहीं खाएं, डब्बा बंद पदार्थ ना खाएं। बाहर का खाना जो है, बाहर का खाना पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाले डाला जाता है, और वो जो बाहर का खाना होता है राजसिक होता है, खाने में तो टेस्टी लगता है लेकिन वो शरीर को नुकसान करता है। तो आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है, तो खाना घर में कम बनता है, और स्विगी और जोमेटो से मंगा के, ऑर्डर करके बाहर से खाना मंगाया जाता है। वह बिल्कुल गलत है, उससे पीसीओडी बढ़ जाता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये धीरे धीरे अग्नि को विषक्त करते हुए, और फिर धीरे धीरे रक्त को दूषित करते हुए, और फिर पीसीओडी में वो कन्वर्ट करते। तो हमें ये सब चीजें बंद करानी चाहिए। दूसरा क्या है कि बड़े बड़े आप मेट्रो सिटी में देखें, तो जो बच्चे पढ़ने उड़ने आते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ये सारे व्यसन जो है, एडिक्शन, इससे पीसीओडी 100% होता है। तो हमें ये जरूर हिस्ट्री में लेना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो एमबीए करने के लिए लड़की आई हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए आई हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए आते हैं। उनको ये घर के मम्मी पापा सोचते हैं कि बच्चों को कोई कमी ना रहे, और बच्चे आके यहाँ पे आराम से सिगरेट और अल्कोहल ये सब का सेवन करते हैं, गलत संगति की वजह से। एक नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उससे पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पीसीओडी क्यों हुआ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्यों हुआ है, उसका एक तो हेतु ढूंढना बहुत जरूरी होता है, और फिर चिकित्सा करना पड़ता है। तो हेतु पे हमें ध्यान देना चाहिए। और रस धातु ही पोषण करता है, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहन धारण पूर्ण, गर्भोत्पादश्च, ये जो क्रम है वो प्रीणन कार्य रस का है, रक्त का जीवन कार्य है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। और धातु पाचन चिकित्सा करना चाहिए। रस पाचक, हमारे सर बोलते हैं कि कभी भी पीसीओडी का चिकित्सा करना है तो रस पाचक से शुरू करें। रस पाचक दे कुछ दिन महीने, फिर रक्त पाचक दे, फिर मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थिमज्जा पाचक, ऐसे क्रम से दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वायु की चिकित्सा करना चाहिए, पंचकर्म में जलौकावचारण करना चाहिए, नस से करना चाहिए, क्योंकि नासा जो है वो पृथ्वी महाभूत तत्व प्रधान है, और गर्भाशय भी पृथ्वी तत्व महाभूत प्रधान है। नस से करने से अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वहां से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो पूरा हाइपोथैलेमस जो एक्सिस है, हमारा ओवेरियन एक्सिस है, वो एकदम बैलेंस्ड हो जाता है। इसलिए नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। आसनों में प्राणायाम करना, ओंकार का जप करना, कपालभाति करना, मंडूकासन करना, शशकासन करना, वो बहुत अच्छा रहता है। और मेंसेस के टाइम पे आराम करना, रेस्ट करना, वो बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्या है कि पीसीओडी जो रहता है, जितने भी लोग आते हैं उसमें अपथ्यकर आहार विहार और दिनचर्या को न पालन करना, ऋतुचर्या को न पालन करना। ऋतुचर्या का पालन न करना मतलब क्या है कि लोग एसी में कंटिन्यू रहते हैं। ग्रीष्म ऋतुचर्या है लेकिन एसी में कंटिन्यू रहना है, आईटी सेक्टर में या जहां पर भी है कंटिन्यू एसी में रहना है। तो ये ऋतु, और फिर बाहर जब जाते हैं गर्मी लग रही है, तो ये जो हवामान चेंज हो रहा है एसी में रह के फिर, तो इससे ना पूरा शरीर का रक्त धातु, रस धातु खराब हो जाता है। कभी कभी ऐसे पीसीओडी के पेशेंट आते हैं कि 4-4 साल तक मेंसेस ही नहीं आया, और वजन इतना ज्यादा बढ़ गया, और फिर HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, फिर वो पंक्चर करते हैं, वो पीसीओडी को पंक्चर करके सर्जरी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे करते हैं लेकिन उससे ठीक नहीं होता है।
और पीसीओडी का तो ट्रीटमेंट है ही नहीं एलोपैथी में। वो लोग जो भी देते हैं सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं या सर्जरी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। एचआरटी का भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा क्या है कि मानसिक बल बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मन पे काम करने वाली दवाएं जैसे मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, महापंचगव्य घृत, महाकल्याण घृत, ब्राह्मी वटी, ऐसे बहुत सारे द्रव्य देना पड़ता है। मेध्य रसायन देना पड़ता है। और पंचकर्म किया, पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण किया, तो 100% पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या अनुभव है और आप लोगों को पीसीओडी पे क्या कहना है। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप सब लोग आइए और कुछ ना कुछ अपना बात, अपना मत रखिए। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलेंगी पीसीओडी पे, आपका अनुभव शेयर करिए कृपया। मंदाकिनी मैम सुन पा रही है? हाँ हाँ सर, सुन रही है। हाँ बताइए कृपया। हाँ सर, एक्चुअली पीसीओडी का पेशेंट मैं भी ट्रीट कर रही हूँ और उसके बारे में बताना चाहूँगी। जो पेशेंट है मेरी, वो उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं और उसको पहली प्रेगनेंसी हुई थी और वो प्रेगनेंसी उसकी खराब हो गई। फिर उसके बाद उसे ये नहीं पता कि किस कारण से खराब हुई उसकी प्रेगनेंसी। फिर उसने काफ़ी यहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद उन्होंने उसको हार्मोनल पिल्स वगैरह चलाई। तो उसका पीरियड्स कभी रेगुलर हुआ, कभी इरेगुलर हो गया। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो दवाइयाँ भी काम करनी उसकी बंद कर दी। फिर वो परेशान हुए काफ़ी इधर उधर कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, किसको दिखाएं, और काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर थे हमारे यहाँ के, उन लोगों को दिखाया। फिर लास्ट में वो लोग मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने दिखाया है और इस तरह से हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू करिए। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो सर उसकी हिस्ट्री में उसका वजन 100 किलो था और लड़की जो है उसका पूरा आहार विहार सब कुछ डिस्टर्ब था, उसकी स्लीप पैटर्न गड़बड़ था। वो पूरा मतलब जितना भी चिकना मसालेदार ऑयली खाती थी, एकदम एक्सरसाइज नहीं करती थी, दीवार स्वाप उसकी स्थिति थी। तो 100 किलो वजन का हम समझ सकते हैं कि उसने कितना ज्यादा ही अपने शरीर के साथ मिथ्या आहार विहार पालन किया है। तो जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैंने उसको डायरेक्ट मैंने बोला कि भाई आपको हम बस्ती और विरेचन देंगे। सर मैंने उसको विरेचन दिया और विरेचन में सर वो इतनी ज्यादा मतलब प्रज्ञा अपराध करती थी, बहुत ही ज्यादा लापरवाह लड़की थी वो। उसने विरेचन भी प्रॉपर तरीके से, उसकी भी दवा वगैरह नहीं खाई। और फाइनली उसका विरेचन मैंने करवा दिया और विरेचन से उसका 2 किलो वेट लॉस हुआ। तो फिर हम लोग 98 पर आ गए। फिर उसके बाद हमने उसको बस्ती चालू करी सर, बस्ती चालू करी। बस्ती चालू करने के बाद वजन बढ़ जाता है तो उसका 2 किलो वापस से गेन हो गया। और बस्ती मैंने चालू करी थी उसकी शतावरी, नहीं सॉरी, सहचरादी ऑयल और दशमूल तेल से। तो जो पहली बार उसके बस्ती देने के बाद उसको पीरियड्स ठीक से आए, लेकिन 3 ही दिन के रहे, उसके पीरियड पैटर्न 7 डेज का था। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने बस्ती दी उसको तो उसके पीरियड्स अच्छे से और बिना किसी दर्द के अच्छे से आ गए। और उसका वजन भी, मैंने उसको सूर्य नमस्कार और उसको प्राणायाम, 1 घंटा वॉक करती थी, सब कुछ, और डाइट चार्ट मैंने खुद से बना करके दिया था। तो उसको मैंने ऐसे खाना जो रूक्ष वगैरह था सर, वो सारा दिया था। उसके साथ उसको और भी मतलब प्रॉब्लम थी, चूंकि वो गरीब थी तो मैं ज्यादा उसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं लिख सकती हूँ। तो फिर हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ लेप करके चलाते रहे। उसको फंगल इन्फेक्शन भी था उसमें, जो अभी फिर से ठीक होने के बाद फिर दोबारा अभी बारिश के मौसम की वजह से हो गया। तो अभी सर वो स्टेबल है और उसके जो पीरियड्स जो मतलब 5 6 10 साल से जो इरेग्युलर थे पहली प्रेगनेंसी लॉस हो जाने के बाद से, वो अब पीरियड्स ठीक से आने लगे हैं। और अभी सर मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सर ऐसे तो पीसीओडी में जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो हम पहले तो यही देखते हैं कि वो वात पित्त प्रधान है या फिर कफ प्रधान है। तो मेरी पेशेंट जो है सर वो कफ प्रधान है, लेकिन कफ प्रधान होते हुए भी उसमें वात और पित्त प्रधानता के लक्षण है, यानी वो त्रिदोषज है मेरी पेशेंट। तो इसके में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही रही है। तो जिस तरह से हम लोग अगर पित्त वात प्रधान के लक्षण होते हैं तो हम लोग उसमें विरेचन दे देते हैं और कफ प्रधान वाले में हम लोग वमन करा क्या देते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करती है पित्तवात प्रधान कफ प्रधान, कैसे करती हैं? सर मेरी जो पेशेंट है ना, पहले तो उसको पीरियड्स हो ही नहीं रहे थे, है ना, और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही मतलब सुकुमार है, तो पित्त प्रधान है और हमेशा उसको जो फंगल इन्फेक्शन बना रहता है, वो जरा सा भी गर्मी सहन नहीं कर पाती है। और अब जब पीरियड्स उसके आने लगे तो इतने ज्यादा आने लगे हैं कि अब वहां पित्त की प्रधानता हो गई है। उसके पीरियड्स आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं।
अभी चंदन बला लाक्षादी तेल की मैंने बस्ती दी है सर। आज मैंने उससे पूछा था, उसका चौथा दिन था, उसने भी अभी बता रही है कि मुझे 1-1 चम्मच आ रहे हैं। अभी मैं विरेचन भी दे रही हूँ उसको साथ के साथ में। तो मेरे के लिए मतलब थोड़ा ये, और वजन उसने अच्छा खासा लॉस कर लिया। अभी उसका वजन 100 से उसका वजन आज 7, आज नहीं तो परसों किया था हमने, तो उसका 74 आ गया है सर। अच्छे से उसने डाइट को चार्ट का फॉलो किया है और अच्छे से वो अपना ख्याल रख रही है। तो इस तरह से मुझे सर मिल रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा तीक्ष्ण दवाई नहीं दे सकती, नहीं तो उसका ब्लीडिंग हो जाएगा। ज्यादा मैं कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, मतलब मैं बहुत, और दूसरी वो गरीब है तो उस पर मेरा औषधि का भी प्रयोग नहीं कर सकती, बस छुटपुट आरोग्य वर्धनी। मेरी कोशिश में यही रहता है कि मैं जितना हल्का हो सके, जितना अपनी ये कास्ट औषधि है वो दे दूँ। तो सर ऐसे अभी मैं चला रही हूँ। तो वही मैं सर, फिर मैं हाँ मैंने उसका केवल और केवल विरेचन किया था, मैंने उसका वमन नहीं कराया था सुकुमार के होने की वजह से। हम लोग सर का प्रधान में हम लोग वमन कराते हैं। वेट लॉस और डाइट तो मेन होता ही होता है सर। मोस्टली पित्तवात प्रधान में शतावरी पुष्यानुग है, और लघु मालिनी वसंत रस है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, प्रवाल पुष्टि है, ये देते हैं। और घृत में हम लोग ये शतावरी घी है और फल घृत है, ये यूज करते हैं। फिर चंद्रप्रभावटी है, अशोकारिष्टी है। और कफ प्रधान में हम लोग ये चंद्रप्रभावटी, कुशानुक चूर्ण, शतावरी चूर्ण, शंख भस्म, लघु मालिनी वसंत, सतपुष्पा, वरुणादि कषाय, अशोकारिष्टी, या फिर जैसे भी होता है जो दोष और दूषित की अवस्था देख करके उस हिसाब से हम अपना डोज डिसाइड कर लेते हैं। इसमें सर एक्सरसाइज करना कंपलसरी होता है, और स्पेशली जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें तो विग्रस एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ये डेफिनेटली बताते हैं। मानस से भी काम करते हैं तो मानस मित्र भट्टी नस्य भी देते हैं। तो सर इस तरीके से हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। इस पर और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी इस टॉपिक पे कुछ बोलिए, या मोनिका मैम, सर कृषि में। सर प्रणाम। हाँ हाँ जी बताइए। सर मुझे एक पेशेंट के बारे में सर डिस्कस करना था, उसको सर मैं लिंक भेज दूं क्या सर? वो पेशेंट को मैं यहाँ जरूर लेकर जरूर अपने जरूर सर अभी जरूर। हो जाएगा केस टेकिंग? हाँ हाँ जी सर, मैं जरूर। उसका लिंक भेज रहा हूँ सर। ठीक है। बाकी लोग कुछ बताइए पीसीओडी पे आप लोग का क्या विचार है, क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर अशोक यादव जी, डॉक्टर अर्चना मैम, कुछ बताना चाहेंगी आप लोग? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। गीता पटेल मैम, गीता मैम आप तो कितने सारे पेशेंट ठीक करती हैं, आप क्या बताएंगी? मोनिका मैम बताइए। सर पुष्यानुग चूर्ण का मेरे को थोड़ा इंडिकेशन समझना था इसमें। पुष्यानुक चूर्ण का इंडिकेशन मंदाकिनी मैम आप बताइए। हैवी मेंसेस हो रहे तो उसको रोकने के लिए करते हैं ना, स्तंभन के लिए। हाँ हाँ, अदरवाइज मैं सर पीसीओडी में नहीं, पुष्यानुग उतना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा। जी। हाँ मैम लीन पीसीओएस होता ना तो उसमें हेवी मेंसेस भी होती है, और एक पुष्यानुक उससे अच्छा होता है। सितोप्लादी और पुष्यानुक साथ में देता है ना, तो जो लीन पीसीओएस हो पित्त वाले उसमें अच्छा रोल है। लीन पेशेंट में मैम? लीन पीसीओडी होता है ना, हम ये 2 कैटेगरी में लेते हैं, ओबेस और लीन। जी 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 मैम। क्रूश पेशेंट। एक्चुअली हाँ, मैम लीन हाँ पीसीओडी में ही हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है, और जो हाँ, कफ प्रधान उसी- होते हैं उनमें नहीं होता है। तो लेकिन कफ प्रधान में नहीं होता है, लेकिन जब हम मेंस्ट्रुएशन उनको करवाते हैं ना, वो औषधि के द्वारा जब हम कराते हैं, तो सम टाइम कभी कभी जब मेंस्ट्रुएशन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में तो पुष्यानुक चूर्ण यूज करना ही पड़ेगा। तो वो कंडीशनल हो गया मैम, वो मतलब इसका हाँ मतलब हर हाँ पीसीओडी के पेशेंट में नहीं देंगे वो हम हाँ हाँ हाँ। या फिर उसमें आप ऐसे भी तो देख सकते हो ना, जैसे पित्त है प्रधान है कहीं पे भी, या उसके कभी कभी सम वो टाइम परिस्थिति डिस्चार्ज भी होता है। मैनेज हाँ डिस्चार्ज भी होता है, तो वो आप देख के कंडीशन में दे सकते हैं। जी। मैम पहले तो उसका मेंसेस रेगुलर हो उस पर ही हम फोकस करते हैं। एक बार वो रेगुलर हो जाए फिर वो ओव्यूलेशन के लिए उस 5th डे से ही वो लहसुन आदि, चित्रक आदि, ओबेज में तो वो इजीली दे देते हैं। अदरक सोरस का नस्य दे देते हैं, कुबेराक्स, या तो फिर वो एलार्सिन का देते हैं, और आमपाचन या तो आरोग्यवर्धिनी, दोनों में से उसकी कंडीशन के हिसाब से दे देते हैं। जी रेगुलर मेंसेस हो जाए उसके बाद ओव्यूलेशन का इंजेक्शन करेंगे। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वैसे तो सर उसमें पुष्यानुक चूर्ण जो है उसको तो काफी अच्छा से उसमें बताया गया है कि वो बल्य है, कृमिहर है, और में हर हम लोग इसको प्रमेह वगैरह में भी यूज करते हैं।
तो हाँ। ऐसे तो मेनली जो है वो मेनोरेजिया में ही है, रक्त प्रदर में ही, लेकिन जब जहाँ पित्त दोष असंतुलित हो जाता है तो वहां पे हम लोग उसको यूज कर लेते हैं सर। तो वही कभी कभी मोनिका मैम वही कॉम्बिनेशन में भी, हाँ कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी सर यूज कर लेते हैं ना। जी। ठीक है। हाँ, शशि तिवारी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए मैम। हाँ जी सर, मैं पीसीओडी के केस में कहना चाह रही हूँ। पीसीओडी कभी कभी बहुत इजीली ट्रीटेबल होती है, जो मेरा अपना अनुभव है, और कभी कभी इतना बुरी तरीके से परेशान करती है, कहने बात नहीं। तो उसमें मतलब मेन कॉज जो मुझे समझ में आता है, अगर पेशेंट एलोपैथी का दवाई नहीं खाई और लंबा टाइम नहीं हुआ है, तब तो पीसीओडी इजीली ट्रीट हो जाता है। जैसे आजकल टीनेज की बच्चियों में भी प्रॉब्लम आ रहा है, और उसमें डाइट और लाइफस्टाइल का तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली ही बीमारी है ये। क्योंकि जैसे जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, तो मुझे आज भी याद है कि पीसीओडी का एक भी पेशेंट नहीं मिला था देखने के लिए। ऐसे ही केस हिस्ट्री बनानी पड़ती थी बुक के देख करके, दत्ता वगैरह सारी चीजों से, ये चीजें। और मतलब मेनली ये है कि आरोग्यवर्धिनी, कांचनार, गुगलू वगैरह से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। डाइट मेनली चेंज कराना है, जैसे मंदाकिनी मैम ने कहा था वेट लॉस वाले केस में, तो मेरा ये मानना है कि जिस पेशेंट का बहुत ज्यादा वेट रहता है, जब उसका लॉस होगा तो वही ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी का या नेचर की आदत होती है हर चीज को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का। जिनका थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है उनका लॉस होने में काफी टाइम लगता है, जैसे किसी का 1 या 2 kg वेट ज्यादा हो तो ये होता है। और आसन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लोअर एब्डोमेन या लोअर पेल्विक रीजन के जो होते हैं आसन, जैसे सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, ये 4 का पूरा सीक्वेंस है, तो ये 4 जरूर करना चाहिए। और पीसीओडी में कई बार थायराइड को रिलेटेड होता है, इसलिए नेक की जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे भुजंगासन है, धनुरासन है, सल्भासन है, और सिंह गर्जनासन है, और साथ में भ्रामरी और ओम का उच्चारण, ये और शवासन, तो ये सारे आसन वाला पार्ट जरूर पेशेंट को कराना है। डाइट में हमेशा वही है कि गुरु पदार्थ नहीं खाए, या हमेशा पेट वगैरह उसका साफ होता रहे, बिकॉज आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो जितने भी योनि व्यापद जिस भी तरह के होते हैं वो सारे वातज होते हैं, तो हमें वात को साम्य अवस्था में रखना पड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं। और पुष्यानक चूर्ण की बात हो रही थी, तो पुष्यानक चूर्ण के केस में यही है कि कषाय रस है, स्तंभक है, तो जहाँ पर स्तंभन कार्य करना चाहे, तिसार के केस में भी इसको चलाते हैं, और भी जगह चलाते हैं, कई सारे लोग इसको एज ए रसायन भी चलाते हैं। देख लीजिए, जो भी है मतलब जरूरत है तो चला ले। काष्ठौषधियों से भी बढ़िया रिजल्ट आते हैं, मेनली डाइट और लाइफस्टाइल का होता है। और पेशेंट वो ट्रीटेबल नहीं होते हैं जो स्ट्रेस वाले ज्यादा होते हैं, जैसे जिनकी, मेरे पास एक पेशेंट बहुत फंसी थी जब मैंने एस्ट्रोलॉजी इसी वजह से सर सीखी थी कि क्या बात है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, ठीक हो जाती थी, बार बार रिकरेंस हो जाता था। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा या मनोहर स्रोतस की बहुत अच्छे से दुष्टि रहेगी, तो वहां पर पीसीओडी के पेशेंट को ट्रीट होने में टाइम लगता है। या जो लोग बात नहीं मानते, मतलब कुछ भी मना करो उसके बावजूद उनका जंक फूड का हिस्ट्री बहुत ज्यादा रहता है, और रात्रि जागरण बहुत ज्यादा रहेगा, सुबह उठते ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 9-10 बजे सोकर उठना है, रात में 1 बजे 2 बजे सोना है, तो ऐसे पेशेंट का पीसीओडी ट्रीट करना मेरा मानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनका हार्मोनल साइकिल सन के हिसाब से चीजें चलनी और वो चलती नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो मैम शशि मैम, जी मैम। हाँ मैम ये बताइए। कह रही थी कि इसमें जैसे कि फल घृत का नस्य दे, क्योंकि मेरे मैम मैं को फलगृत का एक्चुअल में नस नहीं दी हूँ, वहाँ पर अंजना मैम आपको बता सकती हैं। जो आपके पेशेंट का केस है, मैं उसमें हाँ यही कहूंगी कि आप एक बार देख लो, जो उसका ब्लीडिंग हो रहा है, आपको पता ही है दुष्ट रक्त के क्या लक्षण होते हैं और शुद्ध रक्त के क्या लक्षण होते हैं। तो चाहे रक्त प्रदर का केस हो, चाहे पीसीओडी की वजह से रक्त प्रदर है, मतलब जो भी आप सिंपल वर्ड में समझो क्या भी ब्लीडिंग है, तो आप शुरुआत में चेक करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि ये समझो कि पेशेंट का कई सारे साइकिल में अगर वो ठीक से नहीं आया या कई सारा साइकिल मिस हुआ है, तो बॉडी की आदत होती है शुरुआत में एक्सपेल करने की। हाँ, Until बहुत unless सारे उसे- मैम, 10 साल से उसका पीरियड इरेगुलर हाँ। था, और बाद में लास्ट के 4 महीने से 6 महीने एक स्पॉट आता था, और फिर 4 महीने बंद ही हो गया था एकदम। हाँ, तो मैं वही कर रही हूँ ना कि और आप मैंने उसको मतलब रोकने की सारी अभी काष्ठ कोशिश मत औषधि करो। जो थी, रक्त हाँ, जो भी स्तंभक आप वाली हो, सभी मतलब आप उसको थोड़ा सा बल्ले को दो, और थोड़ा सा पेशेंट की काउंसलिंग में बहुत अच्छे से करो, मतलब उसको ये बात समझाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ना 10 साल से आया नहीं है उसके लिए परेशान है, और जब आ गया तब परेशान हो गए कि ज्यादा हो रही है। उसको बोलो कि हफ्ते भर एटलीस्ट 10 दिन रेस्ट करो, और तो उसके बेड साथ रेस्ट दे मैम दो। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं जैसे अविपत्ति का चूर्ण दे रही हूँ विरेचन के लिए, अगर वो कंटिन्यू 3 दिन विरेचन अविपत्ति का चूर्ण खा लेगी ना, उसको धड़ल्ले से लूज मोशन हो जाते हैं। तो मतलब कोई मेरे बात साथ नहीं मैम, में तो ना आप बहुत ज्यादा ही
डोज कम कर दो, लेकिन पेशेंट को समझाओ कि देखो बॉडी की अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है, इतना तो हमें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ, ह्यूमन हाँ, बीइंग हाँ। के अलावा और किसी को तो दवा होती नहीं। इस दुनिया के सारे जानवर ऐसे ही अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से पनते उड़ते हैं, मतलब पनते उड़ना मतलब अपने हिसाब से रहते हैं, तो उनकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, उनके खान पान व्यवस्थित होते हैं। तो इतने साल से जो कचरा टिका था बॉडी में, अब वो कचरा निकलना शुरू कर रहा है। और आयुर्वेद में जो भी रेचक होगा वो हर तरीके से रेचक होगा, मतलब और कि मैम मेरा मानना वो यूरिन को भी निकालेगा, मल को भी मैम निकालेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, उस बंदी को ना तो कोई कमजोरी है, ना तो हम्म कहीं कोई दर्द है, मतलब वो हम्म कहती है कि मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस पीरियड्स आ रहे हैं। तो मैंने हाँ, कहा तो तो वही अच्छी मैं बात आपको है ना, तो वही मैं बहुत अच्छी बता बात। रही हूँ ना कि देखिए हाँ, कंसर्न कब होता है, जब किसी भी चीज से पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन में प्रॉब्लम होने लगे, बहुत वीकनेस आने लगे, चक्कर होने लगे, पेशेंट गिर रहा है, पड़ रहा है, मेरा मन कहता है कि जो बोलते हैं ना जनरल कंडीशन पेशेंट की डिटोरिएट होती है, तब हमें कंसर्न होता है कि रोकना है ना। आप जी। रक्तपित्त में भी देखते हो, रक्त प्रदर की भी यही मेन है, जो मेरा मानना है, सिंपल सी बात है। तो अभी आप उसको रोकने वाली कोई दवा मत दो, सिंपल सस्टेन करने वाली दे सकते हो, और उसको बोलो कितने साल का कचड़ा है उसको निकल जाने दो। और नहीं तो वो सिंपल सा आयुर्वेद वाला कंसेप्ट है कि अगर वो जो ब्लीडिंग निकल रहा है ना, उसको बोलो कि अपनी पैंटी को गर्म पानी से वॉश करती है, अगर गर्म पानी से वॉश करने पर दाग पड़ रह रहे हैं, इसका मतलब रक्त जो है दूषित है। मैम नहीं ये पढ़ते एकदम दाग, नहीं पढ़ते, हाँ, एकदम वो मैं साफ देखती हूँ। साफ डिसाइडेड है। ठीक है, मेरा मतलब है क्योंकि अभी जो कचरा निकल रहा होगा तो दूषित रक्त होगा, तो उसके दाग पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब नहीं दूषित रक्त अच्छा। होता है तो उसके अलग टाइप के होते हैं। तो आयुर्वेद की जो डायग्नोसिस है, ये आयुर्वेद का जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है ना, तो हमें कई बार उन चीजों को यूज कर लेना चाहिए, है ना। स्मेल ठीक वगैरह है। होती, कई सारे लोग स्मेल को लेकर सेंसिटिव ही नहीं होते, उनको पता नहीं चलता कि उसका मतलब नॉर्मल स्मेल है, ज्यादा स्मेल है। तो आप ना अभी उसको चेक करने की कोशिश मत करो, पेशेंट को काउंसलिंग करो और उसको समझाओ कि इस तरीके से होता है, और थोड़ा सा कचरा निकल दो। अगर आपका बीपी लो होता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको कोई और तकलीफ होती है, तो करा दूंगी, मतलब मैं आपको दवा दे दूंगी। और रजस्वला परिचर्या जरूर फॉलो कराओ इस जी। पीरियड में तो पक्का। और रजस्वला परिचर्या में एक चीज और है, इस वक्त मैक्सिमम जैसे वो खाए जाते हैं खीर वगैरह टाइप के आइटम, आप अष्टांग पढ़ लेना, चरक में भी है, और प्रेमवती तिवारी मैम की बुक तो है ही, तो उसमें देख लो। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैम उनको सुना था, तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक मैम की पीएचडी थी उस पर। तो आप रजस्वला परिचर्या फॉलो करो, मतलब वो डाइट ही दो इस वक्त, और कुछ भी मत खाने दो, मतलब रोटी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, वो जो प्रॉपर डाइट अष्टांग में और चरक में लिखी है या प्रेमवती तिवारी मैम की बुक में, वही डाइट दो। आप देखना पेशेंट आपको बहुत जल्दी ठीक होगा। ठीक है मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो हाँ सर बोलिए, हेलो सर बोलिए। हाँ सर। सर, ये मैंने लिंक भेजी थी, तो सर वो लिंक ओपन नहीं हो रही सर, उसमें ब्लू लाइन नहीं आ रही है, लिंक में क्या प्रॉब्लम हो रही सर? अभी ये तो कैसे बताएं हम, लिंक तो है ना उसमें, मैं फिर से ग्रुप में डालता हूँ। हाँ जी सर, एक बार ठीक है, सर तब प्लीज तक डाल हम दीजिए। बात करते हैं। कोई पीसीओडी पे कुछ अपना मत, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। पीसीओडी पे बताइए कृपया, कोई बोलिए। नलिनी मैम, अंजना मैम, कोई बोलिए, आप लोगों का क्या मत है, कुछ नया रिसर्च, कुछ नया अनुभव। विनीता मैम कुछ बोलिए प्लीज। नमस्कार सर, सभी हेलो लोग को नमस्कार। मैम बताइए आप। जी सर। सर अभी जो मैंने सुना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन की, लेकिन आप जैसे कह रहे हो पीसीओडी पे, तो सर पीसीओडी तो फिर अपने आप में एक बहुत अच्छी मतलब कहना चाहिए इस समय बहुत कॉमन एक समस्या है। और मुझे लगता है कि जो भी लेडी डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर जो भी हम लोग ओपीडी करते हैं पेशेंट, उस तरह में पीसीओडी के पेशेंट मिलते ही मिलते हैं। और हम लोग उस पे कई जो फैक्ट चीजें हैं, मेरे मेरे पास उसमें बहुत रिसर्च चल रही है। मीन्स मैं जो थीसिस कराती हूँ वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे लग रहा है मैंने 4 या 5 थीसिस करा दी हैं, और 2 या 3 थीसिस मेरे अंडर में चल रही हैं, स्पेशली पीसीओडी पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया भी था कि पहले थीसिस मेरी श्वेतपुष्पा तेल पे हुई थी, जो कि अब एकदम कंप्लीट हो गई है, और उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आया है श्वेतपुष्पा तेल का नस से, स्पेशली फॉलिकुलर डेवलपमेंट पे। आप कुछ मत करिए, पेशेंट को केवल उसका जो आहार विहार दोनों पे मैनेज कराइए कि कैसे मॉर्निंग में उठना है, कैसे उसको जो है वो सुबह उठकर और उसको ओम का जाप कराना है, प्राणायाम कराना है। उसके बाद उसको थोड़ा देर चलना है, जैसे कि होता है हम उसको बोलते हैं कि 10 मिनट का समय लीजिए
और कम से कम आप 1000 कदम से ज्यादा चलने की कोशिश करिए। थोड़ा ब्रिस्क वॉक में से कहते हैं, तेजी से चलने की कोशिश करिए। सूर्य नमस्कार अगर आप कर पाए तो सबसे बेस्ट होता है, और तितली आसन, ये सब चीजें हमने उसमें नोट की और उसको उसके आहार मतलब उसके बाद उसके आहार पे बताया। और आहार पर भी हमने उसको स्पेशली यही कहा कि आलू चावल चीनी थोड़ा कम करना है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशियस डाइट है और लाइट लघु आहार, जैसे मूंग की दाल है, मूंग की दाल में हल्का अरहर की दाल मिला सकते हैं आप, और नेनुआ है, मतलब यहाँ की तुरई को नेनुआ बोला जाता है, हरी सब्जी, परवल की सब्जी, और उसका परवल का काढ़ा, परवल कभी बीच बीच में हमने उसको काफी बताया। और एक बात मैंने हमेशा बोली कि जो भी पेशेंट दवा करेगा वो जो है संस्कारित पानी पिएगा, और वो संस्कारित पानी, क्योंकि हरा खड़ा धनिया भी सस्ता पड़ता है और सौंफ भी, मैं 5 किलो पानी भी उबलवा के कहती हूँ आप घड़े में डाल दो और उस पानी को रख दो और ठंडा होके उसको पियो। तो उसके साथ साथ मैंने पेशेंट को एक मेंटली तो हम, क्योंकि हमारे थीसिस के केस आते हैं, हमारे रेजिडेंट काफी समय देते हैं, तो काउंसलिंग हम बहुत जरूरी मानते हैं उसमें। और दूसरी बात है नस्य चिकित्सा, तो जहाँ जहाँ नस्य चिकित्सा ही की गई है, कुछ बच्चे हैं जो स्पेशली आती हैं और उसके बाद उनको कहीं सर्विस करनी है, कहीं जॉब करना है, तो पेशेंट को हम लोग 1 मंथ का 2 मंथ का भी नस्से का तेल दिया, शतपुष्पा तेल का दिया जो कि खुद बनाया गया था। और वो काश्यप संहिता में जो शतपुष्पा कल्प नाम से चैप्टर आया उसी के अकॉर्डिंगली बनवाया गया, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। और दूसरा हमने उसकी उत्तर बस्ती दी, उत्तर बस्ती का भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। लेकिन जो हमने देखा स्टडी वाइज, रियली स्टडी देखी, तो नस्से में हमें इसलिए फर्क ज्यादा मिला कि नस्से को लोगों ने अडॉप्ट ज्यादा किया। उसमें हमें सबसे बड़ी बात थी ये थी कि हम अनमैरिड मैरिड सारी गर्ल्स को दे सकते थे या अनमैरिड मैरिड वुमेन को भी दे सकते थे, लेकिन उत्तर बस्ती हमारे पास एक कहना चाहिए लिमिटेशंस थी, जो मैरिड वुमेन थी और जो हमें टाइम दे सकती थी, और वो विद इन जो समय हमें चाहिए था, ऋतुकाल हमें चाहिए था, ऋतुकाल में वो हमारे पास आ सकती थी, और उसके पश्चात भी वो उत्तर बस्ती करवा सकती थी। तभी भी हम लोगों ने कम से कम 20-25 केसों में उत्तर बस्ती की, शतपुष्पा तेल की, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मुझे लगता है इसके कई पेपर्स भी मैंने निकलवाए हैं बच्ची से अपनी, और उसके अलावा भी अभी ये थीसिस जो है हमें लगता है आगे जाएगी, क्योंकि इस थीसिस पे मुझे बहुत भरोसा है। इसी की तरह मैंने एक काम करा रही हूँ विष्णु तेल पर। विष्णु तेल का भी वर्णन बहुत अच्छे से आया है, भैषज रत्नावली में आया है। और विष्णु तेल भी जो है वो स्पेशली जो हम कहेंगे पुष्पग्नि जातरणी, और अगर हम पुष्पग्नि जातरणी को पढ़ेंगे, अपने शास्त्रोक्त पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे सारे लक्षण जो होते हैं वो पीसीओडी में मिलते हैं। और पीसीओडी में मेन जो मैं कहना चाहती हूँ, एक बेसिक जो हमारे पेशेंट लेके आते हैं कंप्लेन, वो यही है कि या तो एमिनोरिया होगी या ओलिगोमेनोरिया होगी या फिर प्रोलॉन्ग मेंस होंगे। तो 3 तरह के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इसमें एमिनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया ज्यादा है। ओव्यूलेशन नहीं होता है, या तो एनोव्यूलेशन होगा या सब ओव्यूलेशन। सब ओव्यूलेशन का मतलब हम कहेंगे कि जो हमारा साइज होता है फॉलिकल का, वो प्रॉपर साइज नहीं ले पाता है, वो सब फर्टाइल मतलब सब फर्टाइल पीरियड से कह ले, या सब ओव्यूलेशन मीन्स कि जैसे हमें 20 तक चाहिए वो 16, 14, 13, 12 तक ही आके रह जाता है, फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल नहीं बन पाता है। और तीसरे नंबर पे जो हिस्टोटिज्म और एक्ने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेशेंट में अक्सर मिलती है। तो जो स्टडीज कहती हैं, अगर इन 3 में से भी जो हमारे पास पैरामीटर हुए कि या तो उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम पे ध्यान दे लें, उसके ओव्यूलेशन पे ध्यान दे दें, और तीसरे नंबर पे अगर उसके एक्ने पे या हम उसके जो है हिस्टोटिज्म पे ध्यान दे ले, हेयर्स जो होते हैं अनवांटेड हेयर्स पे ध्यान दे दे, तो ये डायग्नोसिस हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन बहुत गजब की बात यह है कि अगर हम पुष्पग्नि जातरणी पढ़े तो हमें बहुत अच्छे लक्षण मिल रहे हैं, उससे बहुत ही कहना चाहिए कि काश्यप संहिता को आप लोग एक बार फिर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से एक बार फिर से खोलिए, क्योंकि संहिता पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आयुर्वेद पे डिस्कशन करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आयुर्वेद को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप 10 मिनट के लिए ही पढ़िए, लेकिन आप आयुर्वेद की संहिता जरूर खोलिए, संहिता खोलिए। बाकी तो और ग्रंथ बहुत है और किताबें बहुत है, लेकिन मेन ग्रंथ खोलिए। और मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोग काश्यप खोलिए और उसमें देखिए पुष्पग्नि जातरणी के बारे में क्या बताया है, और उसकी चिकित्सा जो शतपुष्पा और शतावरी कल्प के रूप में बताई है वो बहुत अच्छी बताई है। इसके अलावा मैंने अभी और प्लान किया हुआ है। मेरे एक रसशास्त्री स्टूडेंट हैं, और वो एक बार सर को भी फोन की थी, 1 साल पहले शायद अरविंद सर को भी फोन की थी। और उसको वैसे रसशास्त्री है, अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन उसने शीतला करके एक योग बनाया, और उस योग में उसका मन था कि मैं गायनिक में काम मतलब रिसर्च करूं, मैडम के अंडर में आऊं।
तो उसने अपनी ड्रग्स ली और उस पे उसने उसकी ग्रेन्यूल्स बनाई है और वो ग्रेन्यूल्स वो पेशेंट को देती है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्पेशली जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट और जो पीसीओडी पे बहुत अच्छा कार्य वो कर रही है, ओरली दे रही है। तो कुछ मतलब मैंने इसलिए मल्टी डायमेंशंस काम किए हैं, मैंने नस्से पे भी काम किए है, मैंने बस्ती पे भी काम किया है, उत्तर बस्ती पे भी काम किए, मात्रा बस्ती पे भी काम किए, नाभि पूरण पे भी काम किया, तल हृदय पर भी काम किया और लगातार काम जारी चल रहा है। और इसमें बहुत मजा आ रहा है इस काम में। और ये सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो हमारा शास्त्र बोलता है वही सारे लक्षण हमें अपने पेशेंट बोलता है आके, वही पेशेंट हमसे कहता है। अब उसको चाहे हम जाठरानी मान ले या हम बंध्या योनि व्यापद मान ले या हम पीसीओएस मान ले या हम पीसीओडी मान ले, लेकिन ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है हम हमारे पास सफिशिएंट है, संहिताओं में बहुत अच्छे से दिया है। बाकी तो आयुष दर्पण ने इतना अच्छे से हम सबको सिखाया है, स्पेशली अरविंद सर ने बहुत बहुत मेहनत की है और कई सालों से सर लगातार लगे हुए हैं। अपनी विषम परिस्थितियों में भी वो आज हमारे साथ खड़े हैं और मॉडरेट करते हैं सेशन को और कुछ ना कुछ पॉइंट हम लोग को हर सेशन में नया बताते ही हैं। और नवीन सर की तो बात ही क्या है, उनकी तो खैर कहते हैं ना पुनर्जन्म हुआ है हम ही लोग के लिए है और सर ने इतनी ज्यादा दुआएं ली हैं, सर बहुत आगे जाए और हम लोग सब मेहनत करें और सब सारी जनमानस का बहुत अच्छे से हम लोग उसको लाभ पहुंचाएं, यही हम लोग की कामना है। एक बात हम और कहना चाहते हैं कि एक हमारे यहाँ ये तो स्पेशली यूपी में, स्पेशली बनारस में से हमारे कुछ टीचर्स, जो पुराने टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स, कुछ वर्किंग टीचर्स हमारे यहाँ एक प्रोग्राम करते हैं पिछले 4-5 सालों से, शायद उसमें से कुछ आप लोग जानते भी होंगे। उसका नाम रखा गया है चरक वनांचल यात्रा। तो वो चरक वनांचल यात्रा का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ से, जहाँ बनारस में हमारा कॉलेज है या जहाँ हम लोग रहते हैं, वहां से कम 200-250 किलोमीटर दूर हम लोग वन में जाते हैं। और वहाँ वन में क्या करते हैं कि एक हमने वहाँ का सेंटर बनाया हुआ है, जैसे आदिवासी कल्याण समिति का हेल्प ली वहाँ पे और एक सेंटर बनाया है। उसके वो जगह का नाम रावटसर से आगे बभनी करके है। वहाँ इस समय कम से कम 1000 हमारे जो है टोटल चिकित्सक मौजूद हैं। उसमें रेजिडेंट भी हैं, में हमारे इंटर्न भी हैं, फाइनल ईयर के डॉक्टर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे अपने डॉक्टर्स भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं। इन टोटल वो लोग क्या करते हैं, जैसे बभनी में मेन हमारा है, वहाँ पे एक चिकित्सा शिविर होता है और उसके आसपास 50 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 50 गांव में रोज शिविर लगाया जाता है। और ये प्रक्रिया कम से कम 6-7 दिन चलती है और 1 लाख से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। तो चरक महाराज कहते हैं ना, महर्षि चरक के नाम पर ये भी एक तपस्या की जाती है और ये पिछले 4 साल से की जा रही है। शुरुआत में तो लगता था कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बस बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो इसकी मैं फेसबुक लिंक आपको भेज दूंगी, आप जान जाओगे, पहचान जाओगे इसके बारे में और जानकारी रखोगे। लेकिन ये बहुत मजेदार है और यहाँ लोग 7 दिन जैसे वन में रहते हैं उस तरह से रह के और चिकित्सा करते हैं और बहुत बहुत पुण्य कमाते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। जी नमस्कार। थैंक यू मैम, आप कर दीजिएगा। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैम, कल मेरा डिस्कस हुआ था ना आपसे उस केस पर, पीसीओडी वाली पे, तो मैम हाँ। वो शतावरी और क्या नाम है पुष्पाल का जो आपने अभी जिक्र किया है, वो मैम एक तो इजी अवेलेबल है नहीं है और वो ना थोड़ा सा पेशेंट भी ना थोड़ी गरीब है, तो मैम हम हाँ। उसकी जगह फलघृत और शतावरी घृत यूज कर सकते हैं क्या नाश्ते में? आप बना लीजिए ना मैडम, शतपुष्प मतलब होता है सोया, उसका तेल आप बना सकती है ना। आरती मैम से पूछिए कितना बनाती है आरती मैम। मैम उसका तो मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा, तो वो तो बड़ा सारा इंग्रेडिएंट्स था, फिर नहीं तो 1000 लीटर। आपको जो मिल जाए उसमें से जो जो मिल जाए, जो जो लगे आपको, सोया मेन है ना उसमें, हाँ सोया हाँ, लेके और मेन में लेके आप बनाइए, इफेक्ट आएगा, पक्का आएगा। तो मैम वो तो थोड़ा सा तो बनेगा नहीं ना, वो तो बहुत सारा बनेगा वो मैम, मेरे पास आप इतना बना के पेशेंट रख आते ही लीजिए नहीं ना, है। आपको तो प्रैक्टिस करनी है, उसको थोड़ा दे दीजिए आप 10-20 ml, बाकी आप रखिए, आपका निकल जाएगा, बहुत पेशेंट मिलेंगे आपको। आप प्रैक्टिस करते हो ना मैम, हाँ यूज हो जाएगा जी। ठीक है मैम। और फिर वो घी मैम, दो चीजें, बहुत बहुत सारी चीजें मैम, अभी तो उसको चाहिए इमरजेंसी में, तो इसीलिए नहीं मैं नहीं पूछ मैम, रही थी बनाने में। घी देखिए, तेल और घृत कल्पना में एक अंतर है ना, हाँ आप देखिए ना। जो यहाँ पर जो मेरा अपना अनुभव है मैंने आपके साथ शेयर किया है। फलघृत की बस्ती भी मैंने दी है, फलघृत में भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो सर ने बोला कि पीसीओडी पे क्या विचार है, तो मैंने वो विचार दिए हैं। और मैं जनरली इसमें पता नहीं क्यों मुझे रेस्पॉन्स मिलता है, शायद इसलिए, या मेरा अपना अनुभव होगा। जैसे मैंने अभी विष्णु तेल लिया, अभी मैंने नारायण तेल पर भी काम करा रही हूँ मैं,
इसके अलावा मेरे पास 5-6 मतलब क्यू लगी हुई है, मैं शेयर कर लूंगी, बच्चे मेरे पेपर भी निकाल रहे हैं, मैं सब ग्रुप में शेयर कर लूंगी। लेकिन मैंने अभी घृत कल्पना पे काम नहीं किया है पीसीओडी पे, बस मैं विरेचन के लिए घृत कल्पना यूज करती हूँ, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आरकबत के साथ, निशोध के साथ, त्रिफला के साथ, दारिमष्टक के साथ, पिंगोष्टक के साथ, कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैं पंचतीर्थ घृत, पंचगव्य घृत, महातिक्ति घृत, ये सब मैं यूज करती हूँ। लेकिन जो मुझे नस्से के लिए यूज करना होता है, मैं जनरली तेल कल्पना ज्यादा यूज करती हूँ और मुझे रेस्पॉन्स भी ज्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं आपको वही एडवाइस दूंगी जैसे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, ओके। मंदाकिनी मैम, तेल जो होता है वाष्प शामक होता है ना, इसलिए ज्यादा बेटर है। बना लो मैम, अगर कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ सोया ही डाल लो और 2-4 चीजें तो मिल ही जाएंगी जो उसमें होगा। चलिए हाँ मैम, देखती हूँ मैं। कर लो मैम। ठीक हेलो। है। हाँ जी, बोलिए सर। सर पेशेंट ज्वाइन है सर, इनका मोनू नाम नाम क्या है? से। उनको बोलिए मोनू। ऑडियो ऑन करें। जी जी। इनका केस टेकिंग किससे करवाना चाहेंगे आप? सर शशि मैम कर देंगे। शशि मैम, आप कृपया केस टेकिंग करिए मोनू जी का। जी सर, मैं कर रही हूँ। सर पेशेंट उनकी माता जी है। हाँ जी सर, नमस्ते। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, आप उनको दिखाइए क्या तकलीफ है। उनको कमजोरी बहुत हो गई है, अच्छा, बैठ भी नहीं कब पा से रहे इतनी हैं। ज्यादा कमजोरी है? क्या? कब से इतनी ज्यादा कमजोरी है? ये कमजोरी अभी 1-1.5 महीने से बहुत है। क्या तकलीफ थी मैडम को? इनके क्या भूख थोड़ी कम लगती थी, तो धीरे 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 अब वो बढ़ती गई। अब वो कमजोरी बहुत हो गई है उनको, और पैरों में बहुत दर्द रहता है, पैरों में खिंचन रहती है। पैरों में सूजन भी रहती है? हाँ, नहीं खिंचन रहती है, कमजोरी बहुत आ गई है। अच्छा, तो कमजोरी बहुत आ मैं गई। थोड़ा सा हाँ सर, शशि प्लीज मैम आप थोड़ा सा ब्रीफ मैं करें एक्सप्लेन केस कर को। दूं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज ब्रीफ करें। मैम एक्चुअली इनके पैरों में सूजन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुंह पे सूजन है। ये शुगर पेशेंट है पहले से, लेकिन अभी जो ना खाना पीना इनका 1 महीने से 1.5 महीने से लगभग बंद सा है, कुछ खाती नहीं है। और पहले कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, शुगर थोड़ी सी पहले इंक्रीज थी, लेकिन आज की डेट में तो जब कुछ खा रही नहीं तो शुगर अपने आप से काफी कम हो गई। इनके पैरों में बहुत दर्द होता है मैम, और इनकी जो स्थिति है, ये बैठ उठ नहीं पाती। ऐसे ही मतलब चलते, अगर भी खड़ी भी होंगी तो गिर जाएंगी, इतनी ज्यादा वीकनेस है। मेरे पास आज ही ये पेशेंट आया था, और मैंने ग्रुप में सारी रिपोर्ट भी शेयर की है इनकी। तो ये कंडीशन इनकी काफी वीक जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट मैं अटेंड करूं या नहीं, मुझे ये थोड़ा सा जानना था। तो आप आगे भी प्लीज देख करिए। लीजिए। नहीं, एलोपैथी मैम में अभी एक बार ओपिनियन तो इन्होंने ले लिया होगा ना? जी जी मैम, इनका ओपिनियन इन्होंने ले लिया है, लेकिन वो एलोपैथी में भी इनका केवल डायबिटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी थोड़ा हार्ट से रिलेटेड भी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रोपेनॉल वगैरह चल रहे हैं। बाकी तो और ऐसा कुछ एश्योर नहीं किया उन्होंने भी, कुछ हो सकता है। तो मेरे जी, पास तो आए हैं जी। ओके। बीपी वगैरह का क्या कंडीशन है सर इनकी? बीपी मैम इनका अभी कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशन में इनका डाउन जा रहा है, बीपी इनका बढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, तो जी काफी दिन से नहीं खा पी रहे होंगे तो उस वजह से तो वैसे ही डाउन हाँ। जाएगा। पल्स वगैरह क्या जी जी हाल चाल मैम, है? पल्स भी इनकी, पल्स तो मैम आज अभी मैंने ली थी तो नॉर्मल थी, पल्स में कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, वीक थी लेकिन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। यूरिन वगैरह की क्या कंडीशन है? पेशाब की मैम क्या यूरिन कंडीशन? ये बाथरूम ये दिन में 5 से 6 बार जाते हैं। हाँ, नहीं, बाथरूम तो इनकी 5 ठीक बार आती है, जाना व्हाइट अलग कलर बात के। होती है। क्या यूरिन का जी जी, फ्लो वगैरह ठीक ठाक है? सारी चीजें? ये इनके बताने के अनुसार तो यूरिन का फ्लो सही है, जो ये बोल रहे थे। अच्छा, प्यास उस जी, लग रही है मैडम को? प्यास का ये बता सकते हैं, प्यास लगती है बेटा इनको? हाँ, प्यास लगती है। दिन भर में अच्छा। कितना लगभग पानी पी रहे हैं? पानी 1-1.5 लीटर पी लेते होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आप ऐसा करिए सर, जो पानी आप पिला रहे हो ना इनको, स्वर्ण साथी जल पिलाना शुरू कर दो। उसके लिए कुछ नहीं है, जैसे सिंपल सी कोई अंगूठी हो ना जिसमें मीनाकारी वगैरह का काम नहीं होता है, या चेन होती है,
लेकिन उसको पहले से अच्छे से वॉश कर लेना और वो 15-20 मिनट पानी में उबाल दो, तो वही वाला पानी आप इनको दो, ठीक है। तो एक तो पानी पीने के लिए इनको ये दीजिए, सिंपल पानी मत दीजिए, मतलब एक उबला पानी देना होता है ना, एक स्वर्ण साथी जल होता है। तो घर में कुछ भी गोल्ड गैस है, हर किसी के पास में पड़ा होता है इंडिया में, तो वो चीज तो इनको तो पहले वो दीजिए। और भूख अगर नहीं लग रही है तो क्या खा रहे हैं ये? अभी मैम इनको जो ना, अभी इनको इतना कॉन्स्टिपेशन था कि इनको एनिमा देना पड़ता था, इनके बच्चे देते थे मेरे पास आने से पहले, तो तब इनको पेट साफ होता था। अभी फिर ये क्रीमाफिन टाइप की शीशी है कोई, वो पिला देते हैं, उससे इनका पेट साफ हो जाता है, बस ये है। सर क्रीमाफिन पेट से का भी बेटर इनका है इशू आप है। एनिमा दे दो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। जी जी क्रीमाफिन वगैरह जी का जी तो मैं उतना फेवर नहीं करती हूँ, अदरवाइज उससे बेटर है तो आप अपना आयुर्वेद का कुछ दीजिए। आरोग्यवद बहुत जी बढ़िया काम करता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, आरोग्यवद फलमज्जा जो है जी उससे भी हो जी जाएगा, जी ठीक है। आप जी। हरित की भी दे सकते हैं, एरंडवृक्ष हरित की भी दे सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, बड़े आराम से है, मतलब कोई आज ही मीठा मैम उठा मैं तो एक्चुअली मेरे पास में आज से ही स्टार्ट है, तो मैं कल से इनको दवाई मेडिसिन स्टार्ट करूंगा, अगर अपने ग्रुप पे डिस्कशन और होता है सर तो। इनको आप खाने को तक तो कुछ भी मत दो, मतलब रोटी सोटी नहीं दो, चावल वोल नहीं दो। पहले तो इनको जी यूश वगैरह दीजिए, यूश है, मंड जी है, इस तरह की जो जो लिक्विड डाइट में है। जैसे दाल बनाया जी ना, तो दाल का सिर्फ पानी जी देना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल करके उबाल लिया, और खुला उबालना है। वो कुकर वाली दाल नहीं चाहिए, वो जो कुकर वाली दाल हो जाती है ना, कुकर की दाल में पका लेते हैं, उसका पानी दे देते हैं, वो भारी होता है। तो खुली दाल पकानी, जैसे पुराने जमाने में पकाते। आप उनको लिटा दो, आप लिटा कर उनको आप दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप वो बैठे, अगर उनके अंदर ताकत नहीं तो प्लीज आप उनको लिटा दीजिए, पेशेंट को अनकंफर्टेबल नहीं करना है। तो आप उनको उस तरीके से दाल पकाइए, मतलब एक पतीले में या सॉसपेन में हमने थोड़ी सी दाल रख दी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हार्डली 10-15 ग्राम रख दो, और उसको पका दो, अच्छे खासा पका दिया हल्दी नमक डाल करके, और खुला पकाना है। पकाने के बाद में उसका पानी निकाल करके थोड़ा सा देसी घी डाल करके दीजिएगा, ठीक है। तो दाल का पानी दीजिए, चावल का मंड दे सकते हैं बड़े आराम से, सिर्फ ऊपर का निकाल कर, उसमें भी थोड़ा सा चाहे तो पंचकुल डाल लो, चाहे त्रिकटू डाल लो, चाहे शुंठी डाल लो, और सेंधो डाल करके वो सूप की तरह पीना है। तो रोटी अभी नहीं देना, जब भूख नहीं लग रहा है ना किसी भी इंसान को, तो पहले रोटी बंद कर देना चाहिए, मतलब जो प्रॉपर खाना होता है दाल चावल रोटी सब्जी, वो नहीं खाने को देना है, ठीक है सर। क्योंकि ऐसा नहीं कि रोटी खा लेंगे तो ताकत आ जाएगी, अभी क्या है, शरीर इतना कमजोर है कि रोटी को पचा नहीं पा रहा है, इसलिए बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि भूख नहीं लग रही है। पहली बात तो ये चीज है, ये फॉलो कराइए। और मुझे लगता है पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मैम एक्चुअली इनका क्रिएटिन हाँ बढ़ा स्ट्रेस हुआ है, ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ है, दोनों है। नहीं, मुझे कुछ और भी लग रहा है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो मुझे समझ में आ रहा है। तो एटलीस्ट डाइट में तो ये सारी चेंजेस कराइए, और इनको आप जो जो मेडिसिन देना चाहे, जैसे बसंत कुसमाकर वगैरह भी सारी चीजें दे सकते हो, बट देख लो मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट का क्या हालचाल है। और उसके अलावा कुछ आप बताना चाहते हो तो आप बता लीजिए, अदरवाइज सर से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी तो उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट रही होंगे, स्ट्रेस वगैरह की अच्छी खासी हिस्ट्री रही होगी मुझे लगता है। आप उनके बेटा है ना सर? मोनू हाँ जी जी, ये इनके बेटे हैं। चलिए, मोनू आप आपको अपनी तरफ से कुछ पूछना है, इनसे बताना पूछ चाहिए तो लीजिए। बता लीजिए, क्योंकि वो उस हालत में नहीं कि हम उनसे ज्यादा बात कर पाए। हाँ जी सर। उनको क्या है, अभी पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी तो। पैर में दर्द हो रहा और है तो आप ऐसा करो ना, हल्का सा ऑयल लेकर गरम करके, अभी घर में अगर कुछ भी नहीं हो तो सरसों का तेल ही है, उसको गरम करके ना पैरों में मालिश कर दीजिए, पूरे पैर में अच्छे से, गोलाई में जैसे मसाज करते हैं ना, ताकत नहीं लगाना, धीमा धीमा मसाज कर दीजिएगा। मालिश डायबिटिक सरसों के पेशेंट तेल को की वैसे भी मालिश पैरों तो में रोज बहुत, कर रहे हाँ। हैं। सरसों के तेल की मालिश तो रोज कर रहे हैं। आप करते हैं? हाँ अच्छा, थोड़ा सा करिए। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब पेशेंट परेशान होता है ना, तो हर दर्द उसको बड़ा हुआ सा मिलता है, और उसका सोल्यूशन ये चीजें नहीं है। अदरवाइज डॉक्टर साहब आपको तेल बता देंगे ना, उस तेल के साथ करिएगा। मैंने तो सरसों का तेल इसलिए कहा कि घर में वही अवेलेबल होता है, मेडिकेटेड ऑयल तो आपके पास होगा नहीं, तो मेडिकेटेड ऑयल डॉक्टर साहब अपने पास से दे देंगे, तो उससे मालिश करेंगे तो जल्दी आराम आएगा। वरना गरम तेल और अच्छा सा, मतलब बहुत इस मतलब पेशेंट को भी काउंसिल करिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो आराम आएगा, और आप भी अपने अंदर विश्वास रखिए, क्योंकि मालिश से सच में कम- दर्द में आराम आता है। कमजोरी कमजोरी इनकी वीकनेस बढ़ती जा रही है, किस वजह से हो रहा है? हाँ, तो कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो अभी जैसे आप जो लाए हो, जो कंडीशन मुझे दिख रही है ना, तो काफी ज्यादा खराब दिख रही है, मतलब पेशेंट के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा लेवल दिख रहा है, वो हाँ खुद ही नजर ज्यादा। आ रहा है। हाँ तो उसमें अभी आप दाल का पानी वगैरह दीजिए, रोटी खिलाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, मैं आपको सिंपल सी बता दे रही हूँ, क्योंकि रोटी को पचाने लायक अभी हालत अभी नहीं है। तो कुछ खाती पीती नहीं है, उनको जबरदस्ती क्या है, दूध दलिया जैसे दे दिया, जबरदस्ती कुछ दे दिया, दूध नहीं, पिला। दूध वाली दलिया अभी मत दीजिए, 1-2 दिन बाद दीजिएगा। अभी आप दाल का पानी दीजिए, चावल का पानी दीजिए, इस तरह दीजिए।
दलिया भी देना होगा तो बहुत थोड़ा सा देना होगा और बहुत पतला देना पड़ेगा। मतलब देखो दूध की दलिया वैसे बहुत भारी होती है, ठीक है। तो अभी उनकी हालत नहीं, तो 1 या 2 दिन यही चीज दीजिए और हमेशा फ्रेश पका कर दीजिए। मतलब जैसे सुबह लेना है तो उस टाइम पकाया हुआ तब दिया, ये नहीं कि सुबह का पका हुआ रखा है 5-6 घंटे 7 घंटे बाद आप दे रहे हो, फिर वो अपने आप भारी हो जाता है। देखिए मैंने इतना तक बताया कि आपको कुकर में नहीं पकाना है, डायरेक्ट बर्तन में पकाना है, तो उड़ जाता है, तो वो चीज हल्की हो जाती है, पचेगा, जाएगा अंदर ताकत। तो थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ अभी, और जैसे आपको मैंने स्वर्ण साधित जल बोला, तो जितनी बार पानी देना है वही वाला पानी दीजिए, कुछ नहीं करना है। कोई भी गोल्ड का एक आइटम उठा लिया, मान लीजिए चेनी होती है, चेन में मीनाकारी वगैरह का तो काम नहीं होता, इसको एक बार पानी में हल्के से अच्छे से मतलब सोप से वॉश करके पानी में उबाल लिया, एक बार हटा दिया उस पानी को, और उसके बाद एक बर्तन में डाला, 20 मिनट उबाल दिया। 20 मिनट में गोल्ड का कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। और उसी पानी को दीजिए, मतलब स्वर्ण साधित जल दीजिए। अभी कुछ दवाएं उनको बता दी जाएंगी। खाने पीने में बहुत ही हल्की चीजें, आप परवल वगैरह का शायद मौसम है कि नहीं है, नहीं तो उसका जूस बनाकर दे सकते थे। जो भी सब्जियां अगर खिलाना आप चाहते हो तो उनका पानी बनाकर दो, मतलब उनको बॉयल कर दिया और उसका पानी निकाला, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला। काली मिर्च घर में होती ही है, सेंधा नमक होता ही है, वो थोड़ा सा डाल करके वो सूप फॉर्मेट में पिलाए तो थोड़ी सी ताकत भी आएगी और अच्छा भी लगेगा उनको, और वो डाइजेशन का लोड नहीं आएगा। जब काली मिर्च आप डाल देंगे ना तो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी आराम से, ठीक है सर। तो ये चीज करके फिर आप बताइए, कल आप सेशन में फिर आप आ जाइएगा, बात कर लिया जाएगा क्या इम्प्रूवमेंट है, पर पहले इतना कराइए। और पैर के तलुओं में ना सरसों के तेल की जरूर मालिश फल करिएगा। वगैरह, तो फल में कुछ दे सकते हैं? फल में अब फल में देना तो अनार का जूस दे सकते हो, बट वो मार्केट वाला नहीं चलेगा, आप घर में बनाकर देना पड़ेगा। घर का ही बनाते हैं। अनार का जूस दे सकते हो, अगर खट्टे फल में जो चलता है वो सब सारे दे सकते हो, मौसमी संतरा जो भी सीजन का हो, ठीक है, जो भी आपको अवेलेबल हो आप। शुगर में कोई दिक्कत नहीं आएगी? शुगर में लीवर फंक्शन में नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना पेशेंट पिएगा भी नहीं, हार्डली मुझे लगता है 150 ml से ऊपर नहीं पी पाएंगे, ठीक है। तो अनार के जूस का कोई मतलब डायबिटिक पेशेंट को लोड नहीं होता, किसी भी सिट्रस फ्रूट का किसी भी डायबिटिक पेशेंट को कोई लोड नहीं होता है। आप उनको थोड़ा सा गर्म पानी में करके नींबू भी थोड़ा सा दे सकते हो, चाहो तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हो जिससे वो थोड़ा उनको स्वाद में अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन पानी गर्म करके फिर वो करिएगा, ये नहीं कि ठंडा पानी उठाया और उसमें नींबू डालकर दे दिया, ये काम नहीं करना, बरसात का मौसम वैसे ही है, ठीक है। तो ये चीज एटलीस्ट आज करिए, फिर कल तक क्या चेंजेस रहेंगे तो बताइएगा, डॉक्टर साहब आपको दवा बताएंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है मोनू, अभी अभी आप लीव कर जाओ, अभी आप हट जाओ, कल आपसे बात करते हैं ना, ठीक है जी, अभी आप बंद कर दो। हाँ डॉक्टर साहब, सर हाथ जी मैम, पेशेंट लीव कर गए ना? जी जी। हाँ तो मेरा एक्चुअली जो मैम मुझे मानना जो है, हाँ बताइए सर प्लीज। मैंने अभी जी मैंने अभी इनको मैम CF-125 भी टेस्ट करवाया है, पेपर स्क्रीन भी करवाया है। हाँ वो मुझे डर मुझे वही जो लग रहा डाउट जा था। रही है, हाँ मुझे भी यही डाउट जा रहा है, इसीलिए मैंने अभी वो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। अब वो उसकी रिपोर्ट हमारे पास में 1 दिन बाद आती है, तो वो परसों रिपोर्ट मिलेगी मुझे, तब तक मुझे होल्ड ही करके रखना पड़ेगा। खाने के लिए मैंने उनको नहीं मूंग की तो दाल का आप ऐसी चीजें बताइए ना, जैसे मूंग की दाल का भी यूज ले सकते हैं, अरहर का भी ले सकते हैं, लेकिन पकाने का तरीका वही रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कुकर में नहीं पकेगी, तो यूज कल्पना जितनी भी है वो आप दे सकते हैं, मुद्गा आंवला की यूज भी दे सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट है, बहुत बढ़िया काम करता है। शारंगर सिंटा उठाकर देख लो आप उसमें, तो उसमें क्या करना होता है, मुद्गा आंवला यूज ऐसे नहीं बनता। मुद्गा आंवला यूज के केस में क्या करते हैं, दाल को लेकर ना घी में भर्जित करके तब उसको बनाते हैं, ठीक है। वो सिंपल नहीं बनता, अभी मैंने जो आपको बताया था वो बहुत सिंपल सी ये होता है। उसमें तो क्या करते हैं, भर्जिन करते हैं, उसमें हींग वगैरह सारी चीजें पड़ती है। मैं डाल दूंगी, मेरे पास रिटर्न फॉर्मेट में भी कहीं लिखा होगा, तो मैंने डाला तो मैम था एक प्लीज बार। डाल दीजिए, ग्रुप में आप डाल दीजिए, मैं नोट कर लूंगा, वो बता हाँ दूंगा। तो वो चीज है, तो आप इनको यूज वगैरह इस तरह की चीजें दीजिए। सब्जियों में जैसे उसके जूस दे सकते हैं, क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल हो, और पेशेंट को जब कभी लंबे टाइम से भूख नहीं लग रहा है। फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है सर? फीवर की हिस्ट्री अभी तो फीवर बिल्कुल भी नहीं आ रहा मैम, उनको काफी दिनों से फीवर है ही नहीं। पिछले कभी रहा है, पिछले तो रहा ही है, उनको क्रोनिक इन्फेक्शन तो है ही है, और नहीं ये उनकी क्रॉनिक स्थिति कोई इन्फेक्शन आज नहीं, की देखे नहीं है। सीए के केस में मैंने मेजॉरिटी ये देखा है, पेशेंट को अगर भूख नहीं लग रही हो और फीवर काफी लंबा चल रहा हो, तो अधिकतर ऐसे जी केसेस में सीए निकलता है पेशेंट का, ठीक है। जी जी तो आप जी अपने दिमाग में रखिए, आप पेशेंट को ये बोल दीजिए कि भाई अच्छी कंडीशन नहीं है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये नहीं एश्योरेंस जी दे जी सकता हूँ। इसीलिए इनको जो नहीं सिंपल चीजें बिल्कुल हैं, बस
ठीक है, आप वो बताकर अब जी, जो जी। चीजें मैंने इनको बताई उसमें कहीं कोई मतलब उसका साइड इफेक्ट नहीं है। स्वर्ण साधित जल देंगे तो आपको पता ही इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर उसी पानी को ये जी। देंगे, शास्त्रों में बहुत बढ़िया वर्णन है, वो दे सकते हैं। स्वर्ण के और जो गोल्ड की प्रिपरेशन की मेडिसिन है आप वो भी चाहो दे सकते हो। अगर बचना चाहते हो, अगर केएफटी बहुत ज्यादा डीअरेंज्ड है तो भले बचो, अदरवाइज स्वर्ण साधित जल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूश वगैरह दीजिए, जी। आप अपने पास से निशामल की दे सकते हो, जिसका कहीं कोई लोड नहीं है सोचने में, है ना। जी, अपनी जी, जो जी। खुद की बनाई हो तब तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज आमलक वगैरह चला लीजिए। और आप इनको ऑयल में सर बला तेल दे दो या चंदन बला लाख शादी कोई भी ऑयल दे दो, और उसको बता दो थोड़ा सा मालिश करने का जो तरीका तो नहीं, इंद्रबस्ती मर्म वगैरह को अच्छे से दबा उबा करके सारे मर्म पॉइंट स्टिमुलेशन के साथ जब दबाएंगे ना तो पैर दर्द में जी आराम आ भाई। जाएगा। क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं, हॉट फुट बात कराया जाए उससे भी पैर के दर्द जी, में बहुत आराम आ जाता है, लेकिन अभी उनकी हालत नहीं है। तो इतना सर जी भाई। आज का उनको बोल दो कर दें, फिर कल उनकी कंडीशन में कितना चेंज रहेगा उस हिसाब से मेडिसिन चलाइएगा। और मेनली पाठक सर जी, आपको जी। बहुत बढ़िया बता पाएंगे, या डायबिटीज को जो लोग और अच्छे से कवर करते हैं वो बताएं, प्लीज थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा सर ये बताएंगे आप इनका ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन जी। लेवल कितना है? क्रिएटिन मैम इनका लगभग 1.5 के एबव है। 1.5 हाँ से तो थोड़ा कोई सा ज्यादा कोई है। लोड नहीं, 1.5 तक कोई लोड नहीं है सर। जी, जी। मतलब है जी, वो 1 से ऊपर थोड़ा सा होता है, लेकिन 1.5 बहुत ज्यादा नहीं है। और यूरिया? जी, जी, जी। यूरिया मैम शायद मैंने थोड़ा सा अभी रिपोर्ट उनकी देखी दी थी, 66 के एबव जा रहा, कुछ ऊपर तो है, ब्लड यूरिया ज्यादा तो है जो हाँ मैंने थोड़ा देखा था सा अभी। ज्यादा है। मेरे ख्याल से हाँ। आप लगा सकते हो, आप पेशेंट को एक बार ना नब्ज वगैरह देख लो। और कई बार क्या होता है पेशेंट को सामने ही देखने पर ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया आइडिया होता है, और उसमें भी तब पर भी जी। अपने दिमाग में डाउट हो कि हाथ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसे केस में बोल देना चाहिए कि देखिए केस काफी खराब है, हम कर रहे हैं अपनी तरफ से ट्राई। ठीक है, ये मैम बोल कल करके कल आप फिर एक लगा बार ले सकते आता हूँ। कल एक बार हो। फिर से ले आता हूँ, आज भी तो टाइम हो हाँ। गया, तो सर से एक बार डिस्कस करके अच्छे से तब बात करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ जी डॉक्टर सर साहब। से जरूर एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ अभी सर हम ठीक है। सेशन बंद थैंक करते यू वेरी हैं। मच। थैंक यू जी सभी को। जी, थैंक प्रणाम यू, सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल अब हम मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। गुड नाइट। थैंक यू सर, प्रणाम सर।